जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट सेट्स समुच्चय के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह बता दें कि जो समुच्चय है इसकी जो थ्योरी है जॉर्ज कैंटर के द्वारा दी गई थी। जॉर्ज कैंटर को समुच्चय सिद्धांत के जनक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो यदि हम समुच्चय की बात करें तो समुच्चय के अंतर्गत हम सबसे पहले इस समूह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि समूह हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमें समूह दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जानवरों का समूह, व्यक्तियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, जैसे कि खिलाड़ियों का समूह, यदि हम गणित की भाषा में बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, पूर्णांकों का समूह, इस प्रकार से अनेक प्रकार के हमें समूह दिखाई देते हैं। लेकिन हम इन सभी समूहों के बारे में यदि चर्चा करें तो इन सभी समूहों को हम समुच्चय नहीं कह सकते। यदि हम किसी समूह को समुच्चय कहेंगे तो समुच्चय के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि कौन सा समूह समुच्चय कहलाएगा, ये हमें देखना होगा। तो हम कुछ उदाहरण को देखते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं समुच्चय के बारे में। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि भारत के प्रदेशों के नाम। यदि हम यहां पर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की तो यह भी क्या है? एक समूह है। जैसे भारत के प्रदेशों की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से, तो यह भी क्या है? एक समूह है। यदि हम इन समूहों में देखें तो प्रत्येक समूह जो होता है अपने आप में एक कंडीशंस को रखता है जिसके द्वारा वह सुपरिभाषित होता है। कैसा? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो यदि हम इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की यदि बात की जाए तो यहाँ पे केवल स्वर जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इसमें कोई भी व्यंजन वर्ड नहीं है। तो क्या है? यह एक परिभाषित है कि अंग्रेजी वर्णमाला का समूह तो है, लेकिन वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह है। तो यह क्या है? परिभाषित है कि वह क्या है? स्वर अक्षरों का समूह है। इसी तरीके से यदि हम देखें कि भारत के प्रदेशों के नाम, यहाँ पे परिभाषित क्या है कि प्रदेशों के नाम तो हैं लेकिन वो कैसे हैं? भारत के हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो समूह हैं अपने आप में सुपरिभाषित हैं। इस प्रकार समूहों में प्रत्येक समूह जो है सुपरिभाषित है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि इस प्रकार ये जो समूह हैं कि समूह में प्रत्येक समूह सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का संग्रह है। वस्तुओं संग्रह क्या कह सकते हैं कि ये जो समूह हैं, हमें इन समूहों में प्रत्येक जो वस्तु है, जितने भी अवयव हैं, वो क्या है? सुपरिभाषित हैं। यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल स्वर हैं। प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल प्रदेशों के नाम है और वो भी भारत के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समूह है प्रत्येक समूह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। इन समूहों में प्रमाण से कहा जा सकता है कि दी गई जो वस्तु है या अवयव है इस समूह का है अथवा नहीं। देखो, जैसे कि हमने कह दिया कि ए जो है किस समूह का अवयव है, तो हम कह देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यदि हम कह देंगे बी, तो बी हम कह देंगे कि बी जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर नहीं है। अर्थात जो इन समूहों में वस्तुएं हैं वो उस समूह की हैं अथवा नहीं, यह हम उसको प्रमाण के साथ कह सकते हैं। यहां हम कह सकते हैं
कि दी गई वस्तु उस समूह का सदस्य है अथवा नहीं। इसलिए यह जो समूह हैं सुपरिभाषित हैं, अतः यह समूह जो होते हैं समुच्चय कहलाते हैं। हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। यदि हम इस समूह पर ध्यान दें कि विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, क्या हम इस पर एक मत हैं कि जो विश्व की सुंदर लड़कियों के नाम हैं वो एक ही हैं या एक ही समूह के अंतर्गत आती हैं? इसमें प्रत्येक व्यक्ति का मत भिन्न भिन्न हो सकता है कि ए लड़की ज़्यादा सुंदर है या कोई दूसरी लड़की ज़्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह है, इस उदाहरण में प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है वह अलग अलग हो सकता है। इसलिए यह जो समूह है विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार हम समुच्चय की परिभाषा दे सकते हैं कि वस्तुओं की सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, जैसे कि हमने बहुत से उदाहरणों को देखा है। हम यहां पर देख लेते हैं कि जो समुच्चय होता है इसका निरूपण किस तरीके से किया जाता है। हम इसके निरूपण की बात करें तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रायः अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। यदि किसी समुच्चय को निरूपित करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके हम बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी या अन्य इस तरीके से समस्त 26 अक्षर। तो यहां पर हम दूसरा पॉइंट कह सकते हैं निरूपण में, दूसरा कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर, स्वर अक्षर, तो ए, ई, आई, ओ, यू हैं। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया था, उनको स्मॉल लेटर्स में लिखा था। तो हम लिख सकते हैं, दूसरा हमारा होता है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं, अब यहां अवयवों की बात आती है, तो अवयवों को हम, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको हम सदस्य भी बोल सकते हैं, उनको हम वस्तुएं भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्चय के जो वस्तुएं होती हैं या अवयव होते हैं या सदस्य होते हैं, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड
इत्यादि। अब हम यहां जानते हैं कि यदि कोई अवयव समुच्चय का सदस्य है तो हम उसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि यदि ए समुच्चय ए का अवयव है, यदि ए जो स्मॉल ए है, छोटा ए है अंग्रेजी वर्णमाला का, यह समुच्चय कैपिटल ए, हम जान चुके हैं कि जो छोटा अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय का अवयव कहलाता है, और जो बड़ा अक्षर होता है यह समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है उसका अवयव क्या है, स्मॉल ए है। तब इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि जो ए है अवयव वह समुच्चय ए में है, अर्थात ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात जो ए है समुच्चय ए में है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है, हम लिख सकते हैं इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ए समुच्चय ए में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है यहां लिख सकते हैं, चूंकि एप्सिलॉन एक यूनानी प्रतीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक अवयव बी है जो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तब इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने देखा था कि यदि ए समुच्चय ए का अवयव है तो हमने क्या किया था, लिखा था उसको कि ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए जो है समुच्चय ए में है। लेकिन क्या है, जो बी है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो हम लिखते हैं कि बी नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात बी जो है ए में नहीं है। अर्थात जो एप्सिलॉन होता है, यदि हम उसको एप्सिलॉन लिखने के बाद यदि हम उसको काट देते हैं तो वो कहलाता है नहीं है, इसका अर्थ हो जाता है नहीं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बी समुच्चय ए में नहीं है। अब हम देखते हैं किसी समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। तो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं, एक तो रोस्टर या सारणी रूप, जिसे हम रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यहां हम देखते हैं रोस्टर या सारणी रूप की यदि हम बात करें तो हम लिखते हैं कि समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। हमने यहां पे क्या लिखा है कि रोस्टर या जो सारणी रूप होता है उसमें समुच्चय के जो सभी अवयव होते हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को, जो अवयव होते हैं, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम के द्वारा किया जाता है तथा
इन्हें मंझले कोष्ठक मंझला कोष्ठक इस तरीके से होता है में रखते हैं। हम समझते हैं इसको कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सभी अवयवों को हम सूचीबद्ध करते हैं और अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम के द्वारा पृथक किया जाता है तथा इन्हें मंझले कोष्ठक में रखते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमने लिया था उदाहरण के रूप में हमने लिया अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का समुच्चय। तो यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के जो सभी स्वर हैं उनका समुच्चय हमें लिखना है। तो हमने इसको मान लिया कि जो ए है समुच्चय है और समुच्चय के जो स्वर हैं हम उनको क्या करते हैं, हमने लिखा है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है और अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम के द्वारा पृथक किया जाता है। अर्थात जो स्वर हैं वह क्या है, ए ई आई ओ यू, तो ये सूचीबद्ध हैं और इनको हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग हम लिख देंगे। किसमें, एक मंझले कोष्ठक में, सर्पाकार कोष्ठक में। तो हम इनको लिखते हैं ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से हमने ए ई आई ओ यू को सूचीबद्ध करके उनको हमने अर्धविराम के द्वारा एक मंझले कोष्ठक में इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो होता है समुच्चय का रोस्टर या सारणी रूप कहलाता है। हम यहां पर दो बातों पर ध्यान देते हैं कि समुच्चय में जो अवयव लिखे जाते हैं इनके क्रम को महत्व नहीं दिया जाता। अर्थात हम कह सकते हैं जो रोस्टर रूप में हम समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तो इनमें किसी क्रम का होना आवश्यक नहीं है। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं है। अर्थात हम जैसे कि अवयव लिखे हैं इनको हम ए ई आई ओ यू है तो पहले आई फिर ई फिर यू फिर ओ, हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, रोस्टर रूप में लिखते समय जो अवयव होते हैं यदि किसी समुच्चय में अवयव दोबारा आते हैं तो उनको रोस्टर में लिखते समय उन अवयवों को दोबारा नहीं लिखा जाता। जैसे कि हम यहां लिखते हैं किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप की यदि हम बात करें, सेट बिल्डर फॉर्म है, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक समान गुणधर्म होता है, एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। हम इसको लिखते हैं फिर इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक
समान या सर्वनिष्ठ लिख सकते हैं, समान या सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो समुच्चय होता है, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में क्या होता है, एक समान या सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। अर्थात इसको हम समझते हैं कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक समान गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयवों में नहीं होता। यदि हम एक उदाहरण के द्वारा इस पर विचार करते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको हम। यदि a बराबर हमें दिया है A E I O U, हमें क्या दिया है, एक समुच्चय दिया है A बराबर A E I O U। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक विशेष गुणधर्म है। इस समुच्चय के अवयवों में एक संबंध है जो किसी बाहर के अवयवों से संबंध नहीं रखता। अर्थात कह सकते हैं कि इस समुच्चय में जो अवयव हैं वह क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं, केवल यहाँ पर स्वर अक्षर हैं। व्यंजन अक्षरों की यदि हम बात करें तो उनका इनसे संबंध नहीं है। तो वही हमने लिखा था कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक समान गुणधर्म होता है। तो वो समान गुणधर्म क्या है कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और जो समुच्चय से किसी बाहर के किसी अवयव से नहीं होता, इनका संबंध किसी बाहर के अवयव से नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो समुच्चय है A बराबर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा कि ये बराबर क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का ये क्या है, समुच्चय है। अब हम समझ गए कि इनमें जो है क्या संबंध है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का क्या है, समुच्चय है। तो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं ए बराबर, मंझले कोष्ठक के अंदर हम समुच्चय को लिखते हैं ए बराबर x such that x belongs to अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं, या a बराबर x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यहां पर उदाहरण है, समीकरण x वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वेशन दिया गया है, इसका जो हमें हल है उसको हमें रोस्टर रूप में प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं समीकरण x वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हमें इक्वेशन दिया गया है। हम इसके सबसे पहले तो क्या करना है, रोस्टर रूप में इसके हल निकला है, तो हम इसके सबसे पहले हलों को ज्ञात करते हैं। एक द्विघातीय समीकरण है, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए मध्य पद को दो भागों में हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वर्ग धन 2x ऋण x ऋण 2 बराबर 0, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से जोड़ा निकालेंगे तो x धन 2, इसी तरीके से -1 कॉमन आएगा तो x धन 2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x धन 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x ऋण 1। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दिया गया था उसके जो गुणनखंड है x धन 2 x ऋण 1 प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि हमें इसका हल ज्ञात करना है तो इसलिए x धन 2 का मान 0 के बराबर होगा, तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा, ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा, तथा x ऋण 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो समुच्चय रोस्टर रूप में इसका हल लिखना है तो हम इसको लिखते हैं, इसका जो रोस्टर रूप में हल होगा, रोस्टर रूप में इसका जो हल होगा वो क्या करते हैं, हम एक मझले कोष्टक में, एक सर्पाकार कोष्टक में अवयवों को अर्धविराम के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें यह जो है रोस्टर रूप में सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं उदाहरण दूसरा कि समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 अप टू को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो हमें यह समुच्चय जो है रोस्टर रूप में दिया गया है, इसमें जो अवयव हैं एक मंझले कोष्टक के अंदर अर्धविराम के द्वारा एक दूसरे से पृथक पृथक लिखे हुए हैं, इनको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले तो दिया है यहां, यदि हम इस समुच्चय पर विचार करें तो हम यहां देखते हैं कि जो संख्या पहली है, यहां पर पहला अवयव जो है वो 1 है, लेकिन दूसरा अवयव क्या है, 4 है, और 4 मतलब 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, यदि हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 16 को 4 का वर्ग, 25 को 5 का वर्ग, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यदि लिखना चाहें इस तरीके से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरीके से अनंत तक इस रूप में है। तो हम इसको क्या, जब हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप। यदि हम इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखें तो क्या होगा, a बराबर मंझले कोष्टक के अंदर x सच दैट x बराबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा, और ये जो 1 2 3 4 5 संख्याओं का वर्ग हो रहा, मतलब ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर n का वर्ग, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। तो हम क्या इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं और उनका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो x सच दैट x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो इस तरीके से हम किसी भी रूप में समुच्चय निर्माण के रूप में दिए गए रोस्टर रूप को व्यक्त कर सकते हैं।